ठीक है, तो इसमें हम ना आज दो टॉपिक करने वाले हैं, दो रजवाड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है हैदराबाद, दूसरा है मणिपुर, जो हमारे बुक में दिया गया है। हैदराबाद के शासक को निजाम देखो, हैदराबाद के जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था। ठीक है, निजाम जो निजाम की गिनती है वो अमीरों में होती थी। ठीक है, दुनिया के अमीर शासकों में। निजाम ने एक साल के लिए यथास्थिति समझौता लिया। इसका मतलब समझना क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक साल तक वहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी चलने दो। यथास्थिति समझौता किया था निजाम ने। निजाम के सैनिक रजाकार ये जो निजाम के सैनिक हुआ करते थे ना, इन्हें रजाकार कहा जाता था। निजाम के शासन का विरोध तेलंगाना में किया गया था। अब ये तेलंगाना में शासन का विरोध किया गया था ना, इसे सीपीआई और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। याद रखना, पार्टी का नाम पूछ लीजिए। सीपीआई और कांग्रेस ने समर्थन दिया इसको। 1948 सितंबर में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, ये हैदराबाद हो गया। देखो, हैदराबाद के जो शासक है इन्हें निजाम कहा जाता था। निजाम की गिनती दुनिया के अमीर शासकों में होती थी। निजाम ने एक साल के लिए यथास्थिति समझौता किया था भारत सरकार के साथ। एक साल तक ऐसा होगा। निजाम के जो सैनिक थे ये रजाकार थे। निजाम के शासन का विरोध तेलंगाना के लोगों के द्वारा किया गया था। पहले हैदराबाद के अंदर ही तेलंगाना आता था। 1948 में सितंबर में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद ऐसे मिल नहीं रहा था, फिर सेना के द्वारा से मिलाया गया था। क्लियर? अब आ जाओ मणिपुर। ये भी 1948 में मिला, याद रखना, दोनों डेट याद रखना। जून है, ये है सितंबर, ये है जून, जो चुनाव हुए थे इसमें। मणिपुर भारत का पहला राज्य जहां वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ। जून 1948 में, याद रखना, इसमें ऐसे लिख दो। जून 1948 में इसमें सबसे पहले वयस्क मताधिकार का उपयोग किया गया था। इसमें
मणिपुर में राजा बहुत चंद्र सिंह, राजा बहुत चंद्र सिंह भारत सरकार ने राजा से देखो अब ये क्या है, भारत का पहला राज्य था जहां पर सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ का राजा बहुचंद्र सिंह था। यहाँ पर क्या था, भारत सरकार ने राजा से समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और मणिपुर भारत में शामिल होने का विरोध करता था। अब तो स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, अब उतना तनाव नहीं है, लेकिन आज भी मणिपुर में तनाव है। वो मणिपुर का पता है क्या है, जो मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा है उसका ये मानना था ना कि जब राजा ने हस्ताक्षर किए थे समझौते पत्र पर, तो उसने वहां की विधानसभा से नहीं पूछा और भारत सरकार ने चालाकी से मणिपुर को भारत में मिलाया है। ठीक है, जैसे नागालैंड आज तक कहता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, समस्या से हमने निजात पाया था रजवाड़ों से। अब एक और समस्या आ गई जिसका जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। ये भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और आज भी है। अब राज्य का पुनर्गठन, सबसे पहले मांग देखो, रजवाड़ों के पुनर्गठन की जो सबसे पहले मांग थी वो आजादी से पहले भी उठ चुकी थी। कब? 1920 में नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। पर क्या हुआ कि उसके बाद 1947 में हमारा विभाजन हो गया। फिर केंद्र सरकार ने क्या करा, ये जो राज्य के पुनर्गठन की मांग थी ना उसको दबा दिया कि भाई राज्य के पुनर्गठन की मांग को अभी ना उठाया जाए, कि हमारी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ये जो है हमारी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग। फिर भी क्या हुआ, 1952 में श्री रामोलू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे देखो 1952 में श्री रामोलू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे विशाल आंध्र आंदोलन का नाम दिया गया था। ठीक है, 56 दिन भूख हड़ताल अब क्या होगा, 56 दिन की भूख हड़ताल हुई, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई श्री रामोलू की।
द्वारा फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला भाषी राज्य बनाया गया। याद रखना, भाषा के आधार पर अगर कोई भारत का पहला स्टेट था तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश, जिसे भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन अब क्या हुआ 1953 में केंद्र सरकार को लग गया कि भाई जैसे अभी आंध्र प्रदेश ने भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग करी है, आने वाले टाइम में और भी स्टेट भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग कर सकते हैं। तो फिर केंद्र सरकार ने क्या करा, 1953 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष थे श्री फजल अली। अब ये जो आयोग था इसने सिफारिशें दी। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, इस आयोग ने कहा। सिफारिशें जो थी इसकी, इसकी जो सिफारिशें थी ना 1956 में लागू हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। और इस सिफारिश के टाइम में जब इसकी सिफारिशें लागू हुई थी तो इंडिया में 14 स्टेट्स थे और 6 यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश। इस समय भारत में क्या थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। ठीक है, लेकिन ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी ना, वो कहीं ना कहीं मामले में आधी अधूरी थी। इसने बोल दिया कि भाई राज्यों का गठन क्या होना चाहिए, वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर। लेकिन भारत में बाद में कई राज्य ऐसे बनाए गए जो संस्कृति के आधार पर बने हैं, भाषा के आधार पर नहीं बने। ठीक है, यहां तक आगे बच्चों आपको समझ में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी जो बनाऊंगा मैं, उसमें हम ना राज्य का जो पुनर्गठन है, कौन सा राज्य किस राज्य से निकला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे ध्यान से रखना, सन, राज्य और मूल राज्य, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बनाया गया राज्य है और ये साल है। ये क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, आपका मैप में भी आ सकता है और सिंपल 1 नंबर में भी आ सकता है। ये कौन सा राज्य किससे बनाया गया, उसमें आपको ये देखो मूल राज्य का नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्य उससे निकले, और साल पता होना चाहिए किस साल में बनाया गया। ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका पेपर में क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिया है जो तुम्हारी बुक में नहीं है, ये 2। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा राज्य कब बनाया गया, किससे निकला गया। बंबई हो गया, बंबई से कौन सा बनाया गया, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और पंजाब 1966। फिर असम से कौन से राज्य बनाए गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे असम से बनाए गए अलग अलग डेट में। कोई 1972 में बने, कोई 1987 में बने। 1987 से आपको 2 चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, और ये 3 तो सेम ईयर में बने, 2000 में, तो याद रखना तीनों। फिर तेलंगाना बनाया गया था, और ये जो है ना जम्मू और कश्मीर, ये अब यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है। क्लियर? इसके अलावा नागालैंड, नाइनटीन 63 में ये राज्य बना था। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन है आपके,
त्रिपुरा, गोवा। पहले क्या थे ये? यूटी, ये बाद में स्टेट बने हैं, ठीक है। तो क्या आपको पता है जो गोवा है उस पर किसका कंट्रोल था? गोवा पर पुर्तगालियों का कंट्रोल था। उसके बाद जब वो आजाद हुआ था ना, तो कुछ दिन तक ये यूनियन टेरिटरी था। ये आपका ना 8वां चैप्टर है जो आ नहीं था आपके सिलेबस में, उसमें बताया गया कि गोवा 1987 में कई सारे लोग जो थे गोवा को महाराष्ट्र में मिलाना चाहते थे। कहाँ मिलाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में। लेकिन जब विरोध किया गया ना, तो बाद में गोवा रेफरेंडम के द्वारा, मतलब जनता से पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, फिर बोला गया कि भाई गोवा एक अलग राज्य बनाया गया। इसलिए ये क्वेश्चन भी आया कई बार पेपर में कि ऐसे कौन से दो राज्य जो पहले यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। तो ये है गोवा और त्रिपुरा, ठीक है। अब हम देखो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका अच्छी तरीके से। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देख लेना, आप पैसेजर को देखना। जैसे फैज अहमद फैज उर्दू भाषा के एक कवि थे, शायर थे। इसके अलावा अमृता प्रीतम कौर, अमृता प्रीतम कौर ने एक पत्रिका चलाई थी जिसे नागमणि कहा गया था। क्या कहा गया था? नागमणि। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा वो। नागमणि किसकी पत्रिका थी? अमृता प्रीतम कौर की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें।